दोस्तों, आप लोग पानीपत के युद्ध के बारे में तो सुने ही होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग पानीपत के युद्ध से संबंधित सभी प्रमुख जानकारियों पर चर्चा करेंगे और पानीपत का युद्ध का हमारे इतिहास और वर्तमान पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, पानीपत का प्रथम और द्वितीय युद्ध तो पूरे इतिहास पर प्रभाव डाला है, लेकिन तृतीय युद्ध इतना ज़्यादा, पानीपत का थर्ड वार इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इतिहास तो छोड़िए, वर्तमान पर भी इसका असर पड़ता है और अभी भी पड़ भी रहा है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिए। मैं आप लोग को एक एक चीज़ अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि पानीपत का लड़ाई कब कब हुआ और उसका परिणाम क्या क्या पड़ा। दोस्तों, अगर पानीपत की पहली लड़ाई की बात करा जाए तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। इस लड़ाई की खासियत ये थी कि इस लड़ाई में पहली बार तोप का प्रयोग हुआ था और बारूद का प्रयोग भी हुआ था, और इस लड़ाई के बाद से हमारे इतिहास में तोप और बारूद का उपयोग चालू हो गया। दोस्तों, नोटिस कर लीजिए, देश में पहला तोप का प्रयोग पानीपत की प्रथम लड़ाई में ही हुआ है। पानीपत की प्रथम लड़ाई से ही तोप का उपयोग और बारूद का उपयोग का शुरुआत हुआ है। किनके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अब अगर पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात करें तो वो बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ था। बैरम खां एक्चुअल में अकबर के नाम पर लड़ाई कर रहा था, क्योंकि अकबर उस वक्त 14 साल का था और अकबर राजा बन चुका था, सम्राट बन चुका था, लेकिन उनके तरफ से बैरम खां लड़ रहे थे और बैरम खां और हेमू के बीच में लड़ाई चल रहा था। और इस लड़ाई में बैरम खां विजयी हुआ और हेमू की पराजय हुई, और जहां वो वीर गति को ही प्राप्त हो गए। अब हेमू कौन था, आप लोग को बता दूं। दोस्तों, विक्रमादित्य एक उपाधि होती है जिसमें बहुत सारे उसके नियम होते हैं। प्रमुख नियमों में होते हैं कि हर हाल में अपनी प्रजा की रक्षा करेगा, जीवित रहते अपनी प्रजा की रक्षा करेगा। बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। तो पहला विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के पद से शुरुआत हुआ और ऐसे 14 लोग विक्रमादित्य की पदवी धारण किए थे, और ये आखिरी 14वां विक्रमादित्य ही हेमू था। पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ ही विक्रमादित्य का पद समाप्त हो गया, आखिरी विक्रमादित्य वीर गति को प्राप्त हो गया। उसके बाद से विक्रमादित्य का पद समाप्त हो गया। तो नोटिस कर लीजिए, पानीपत द्वितीय का लड़ाई का प्रमुख किसके बीच में हुआ था? बैरम खां और हेमू के बीच में। और परिणाम क्या हुआ? विक्रमादित्य का पद ही खत्म हो गया, जो इतिहास में बहुत बड़ा प्रभाव था। अब दोस्तों, बात करते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई, जो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। मराठे की तरफ से प्रमुख योद्धा सदाशिव राव लड़ रहे थे और अहमद शाह अब्दाली ईरान की ओर से लड़ रहा था। ये युद्ध जो है बहुत विचित्र है। ये युद्ध एक बहादुरी और ताकत का मिलन का लड़ाई है। दोस्तों, मराठों की बात करें तो मराठे अपनी बहादुरी में बहुत ज़्यादा विश्व विख्यात थे। मराठों के सामने खड़े होना बहुत बड़ी बात होती है, और मराठे ही थे जो निजामों को हराए थे। 1757 में सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में जब हैदराबाद के निजाम पर हमला किया गया, तो निजामों को हरा लेने के बाद इब्राहिम खां गारदी नाम का एक तोपची मराठों के हाथ लगा और मराठे उनकी हत्या करने ही वाले थे। तब तक सदाशिव राव किस दृष्टि, मतलब आंखों में ही जो हो जाता है ना, प्रेम बढ़ जाता है, बहुत प्रेम से इब्राहिम खां गारदी को बोला इसे छोड़ दो, और इब्राहिम खां गारदी को बोला कि तुम मेरे सेना में शामिल होगे, क्योंकि इब्राहिम खां गारदी बहुत अच्छा तोपची था निजामों का। इब्राहिम खां गारदी में बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत ही वफादारी के साथ मराठों के साथ अपनी विजय यात्रा शुरू की और मराठों के सेना में रहकर हर लड़ाई को लड़ा करता था। तो पानीपत का तृतीय जो युद्ध हुआ, उसमें मराठों की तरफ से तोपची इब्राहिम खां गारदी था। दोस्तों, ये लड़ाई इतना भयानक था कि मराठे जो थे वो अब्दावली के आमने सामने खड़े थे। दोस्तों, अगर पानीपत की तीसरी लड़ाई की मैं बात करूं तो मैं बोलूँगा ये लड़ाई एक अखंड बहादुरी और अखंड शक्ति का लड़ाई था। पानीपत तृतीय जैसा कोई लड़ाई नहीं हुआ था। पानीपत तृतीय मराठों और अहमद शाह अब्दावली के बीच में हुआ था लड़ाई, और इसमें मराठे ऐसी स्थिति में थे कि उस वक्त उनका विजय रथ हमेशा बढ़ते जा रहा था। मराठों के बारे में बता दूं, मराठों का उस वक्त प्रमुख सेनापति सदाशिव भाऊ थे, जो हैदराबाद के निजाम को हराए थे। जब 1757 में जब उन्होंने हैदराबाद के निजाम पर हमला किया था
और उनको परास्त किया, तो उस वक्त निजामों का एक तोपची इब्राहिम खां गार्दी था। उन पर सैनिक टूट पड़े और उन्हें मौत के घाट उतारने ही वाले थे। तब तक सदाशिव भाऊ उसकी नज़र अब इब्राहिम खां गार्दी पर पड़ी और एक नज़र में ही उनको भाग गया और गार्दी से पूछा कि मेरी सेना में तोपची बनोगे, क्योंकि तोपची की कमी थी। और इब्राहिम खां गार्दी ने हामी भरी और इब्राहिम खां गार्दी पूरी तरह ईमानदारी और तन्मयता के साथ मराठा सेना में शामिल हो गया। दोस्तों, जैसे हम लोग अभी सिक्योरिटी गार्ड के बारे में जानते हैं कि आपको सिक्योरिटी चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, तो मराठे सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करते थे। यहाँ तक कि आप लोगों को बता दूं, मराठे मुगलों के भी पैसे लेकर उनकी सीमाओं की रक्षा करते थे। ऐसे ही सीमाओं की रक्षा करते वक्त अब्दावली ने पंजाब पर हमला कर दिया और एक पैसा रकम लेकर बैठे थे उनकी रक्षा के लिए। तो कई लोगों ने मना किया, लेकिन उन्होंने अपनी आन बान को और अपनी जुबान को बचाने के लिए सीधे पुणे से, उस वक्त तात्कालिक पुणे के पास ही उनका राजधानी था, वहाँ से सीधे यमुना के तट तक आए। और वहाँ पर ऐसी स्थिति हुई कि अब्दावली और मराठों की सेना आमने सामने थी। और उसी वक्त अब्दावली के पास एक खबर आया कि उसका जो भाई है वो ईरान में विद्रोह कर दिया। अब अब्दावली ईरान नहीं हारना चाहता था भारत के चक्कर में, तो अब्दावली ने सीधे मराठों को बोला कि मुझे जाने दो, तुम इधर का इलाका रख लो, लेकिन मुझे जाने दो। लेकिन सदाशिव भाऊ नहीं सुने। कई मंत्री समझाए कि अब्दावली को बस चले जाने दो, उससे क्या होगा कि पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि तुमने अब्दावली को हरा दिया है। क्योंकि बाद में इतना कोई उस वक्त मीडिया नहीं था, वो नहीं था, बस यही साफ साफ मैसेज आएगा कि अब्दावली को हरा दिया। और दूसरी चीज़, उस वक्त 14 जनवरी था, ठंडी का सीजन था और उसके बाद गर्मी आने वाले थे। और कुछ ही अगर 2-4 महीना और लटका कर रख जाता तो बरसात का सीजन आता, तो अब्दावली फंसना नहीं चाहता था। वो गर्मी की शुरुआत में ही वापस जाना ही था उसे। लेकिन सदाशिव भाऊ बहुत बहादुर थे, वो किसी के नहीं सुने। उनकी बहादुरी के बारे में बता दूं कि ऐसा आप लोग सुने नहीं होंगे। युद्ध के मैदान में पानीपत में अपने साथ महिलाओं और बच्चों को लेकर आए थे। एक कह के कि 14 तारीख को उन्होंने युद्ध का दिन तय किया कि सुबह लड़ेंगे, पूरा ईरानी सैनिक को, अब्दावली को हराएंगे और शाम को पूरे परिवार के साथ हम लोग संक्रांति मनाएंगे। ये था उनके बहादुरी का जज्बा। और ये जो मराठे थे, ये मराठे जब अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे और मराठों और अब्दावली के बीच में जब लड़ाई हो रही थी ना, तो उसी वक्त 1757 में प्लासी की लड़ाई भी हुआ था। 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज ने वहाँ के निजाम को, वहाँ के नवाब को तो हरा दिया, लेकिन उन्हें डर मराठों से बहुत तगड़ा था। अंग्रेज ये नज़र गड़ाए थे और अंग्रेजों को पता भी था कि अब्दावली को मराठे हरा देंगे, और अंग्रेज बोरिया बिस्तर बांध के निकलने की तैयारी में लगे थे। अंग्रेजों को कोई उम्मीद नहीं था कि अब यहाँ रहना है, क्योंकि मराठे अपना कद बढ़ा रहे थे। ये था मराठों का कद। अंग्रेज सभी से सीधे भिड़ते थे, लेकिन मराठों से लड़ने की हिम्मत नहीं थी उनमें। अब अब्दावली और यहाँ सदाशिव भाऊ में तो मराठे आमने सामने। हुआ ये कि बहुत मौका मिला, बहुत ऑफर मिला। अब्दावली ने बहुत ऑफर दिया मराठों को कि मुझे जाने दो। जियोग्राफिकली या दिशा भ्रम के कारण दोनों एक दूसरे के रास्ते में आ गए, लेकिन मराठे ने बोला नहीं, आप लड़ो तब आगे जाओगे। इससे मराठों और अब्दावली में बहुत लड़ाई शुरू हो गया, और इस लड़ाई में समझ लीजिए कि मराठे जीतने ही वाले थे और लगभग जीत गए थे। लेकिन जीत के समय का एक अति उत्साह आदमी को भारी पड़ जाता है। मराठे सैनिक इस कदर जीत गए और अपने इतने उल्लास के साथ एकदम आगे बढ़ने लग गए, उल्लास के साथ अब्दावली के सेना की ओर, कि जो तोपची था इब्राहिम खां गार्दी, जो सबको चित करके बैठा था। अब्दावली समझ चुका था कि मेरा अंतिम दिन आ चुका है, अब मेरा कब्र यही बनेगा। लेकिन मराठे सैनिक उत्साह में इतना आगे बढ़ गए कि इब्राहिम खां गार्दी को तोप चलाने में दिक्कत होने लग गया, क्योंकि तोप चलाएंगे तो उनके सैनिक मरेंगे। और इस बीच अब्दावली एकदम घाघ लड़ाकू, अखंड लड़ाकू, पूरा गल्फ कंट्री को अपने इशारों पर नचाने वाला था।
वो समझ गया इस नीति को। वो उनके मराठे सैनिकों को अपना एक शील्ड के रूप में, अपने एक कवच के रूप में उपयोग करके मारने लगा और मराठों सैनिकों की मृत्यु होने लग गई और तोप चल नहीं सकता, मेन जो इन लोगों का हथियार था। और इस बीच में मराठे सैनिक को मारते हुए अब्दाली की सैनिक अंदर आई और उस लड़ाई में अब इब्राहिम खां गारदी, सदाशिव भाऊ और यहाँ तक कि मराठों का जो राजा का जो युवराज था वो भी मारा गया। इतनी ज्यादा मौतें हुई कि कहते हैं कि महाराष्ट्र का कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां से एक व्यक्ति मरा नहीं होगा। पूरी तरह से तहस नहस हो गया। और अंग्रेज जो भी बताया, जो यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी में थे, वो इस टूटी हुई स्थिति को समझ गए। और 1761 में पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था और 3 साल अंग्रेज 3 साल भी नहीं रुके और अंग्रेज अपना इलाका बढ़ाते गए। बक्सर होते हुए, बक्सर की लड़ाई फिर 1764 में हुआ और आगे होते हुए पूरे इलाके को कब्जा कर लिए, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं था जो अंग्रेजों को रोक सके। तो दोस्तों सोचिए, अगर पानीपत की तीसरी लड़ाई में, पानीपत का तीसरा लड़ाई में अगर मराठे जीत जाते तो सबसे पहले पूरे भारत का नक्शा कुछ और होता, भारत बड़ा होता। और यही नहीं, हम लोग जो आज नियम कानून जो चल रहे हैं, जिसका 95% से ज़्यादा अंग्रेजों का उठाया हुआ है, नियम कानून भी कुछ और होता। हम लोग जो इतिहास पढ़ते हैं अंग्रेजों के बारे में, अंग्रेजों का इतिहास नहीं पढ़ा जाता, वो शासक ही नहीं बन पाते। ये था पानीपत का तीसरे लड़ाई का काम। तो दोस्तों, आपको ये पानीपत की जो तीनों लड़ाई की जानकारी कैसे लगी, अच्छी लगी या खराब लगी, मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को बार बार देखिएगा। इसमें मैंने जितने चीज बताए हैं, ज़्यादा चांस है कम से कम 1 या 2 आपके क्वेश्चन पेपर में इसके दर्शन हो सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्र से प्रेरित नए विचारों के साथ।